नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए CUET 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा कि CUET 2025 में क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से फॉर्म में अप्लाई किया जाए, क्या क्या चीजें ध्यान दी जाएं। क्योंकि देखो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड विद CUET का किसमें क्या रोल है, इसके रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट आएगा वो पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करना ये है कि आपका जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। मतलब 1 मार्च से स्टार्ट हो गया और 22 मार्च तक ये चलेगा। 1 मार्च दैट मीन्स कल से, आज हम लोग 2 मार्च में बैठे हैं तो अभी भी आपके पास 21 दिन है। देखो अब ये मत देखो कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हो और एकदम से जाके बस फॉर्म ही फिल करने में लग जाओ। नहीं, आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, पूरे के पूरे ब्रोचर को पढ़ो, चीजों को समझो। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके बाद चीजें क्लियर करके फिर फॉर्म को फिल करना शुरू करो। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बताओगे तो मैं आपके सारे के सारे डाउट 100% लूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका करेक्शन इन पर्टिकुलर्स होगा, वो 24 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक आपको करेक्शन करने को मिलेगा। अब देखो करेक्शन की बात समझो। करेक्शन क्या है, बहुत माइनर करेक्शन होता है। पता चला कि आपने कुछ ऐसा गलत फॉर्म फिल कर दिया, अब वो करेक्शन विंडो में इनेबल नहीं हो रहा एडिटिंग उसमें, तो फिर आपका वो एज इट इज रह जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करना, बहुत ही केयरफुली फॉर्म फिल करना है। इवन आप जब जाओगे तो अगर कैफे वाले भैया से भी फॉर्म फिल करा रहे हो तो चीजें आपको ध्यान देनी, केयरफुली रहना है। इसीलिए बोल रहा हूं ब्रोचर पढ़ के जाओ। अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी 10th का सर्टिफिकेट है उसको बेस बनाना है। अब बोलोगे भैया बेस बनाने का क्या मतलब है? बेस बनाने का मतलब ये है कि मान लो जो 10th की सर्टिफिकेट में आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है और जो DOB दी हुई है सेम वही फिल कराना है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चेक करके। अब इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में कुछ चीजें अलग दी हुई हैं तो आधार कार्ड को 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से अपडेट करवा लेना है। बात समझ गए आप लोग? आपको 10th सर्टिफिकेट को बेस बनाना है और फिर आधार कार्ड को अपने 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको चेंज करवा लेना है, करेक्ट करवा लेना है, अपडेट करवा लेना है। इससे क्या होगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी, कोई भी फॉर्म में गलती नहीं होगी। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 8 मई से 1 जून के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 22-23 दिन आपके एग्जाम चलेंगे शिफ्ट वाइज। बाकी जो एग्जामिनेशन सिटी और जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 1 वीक पहले पता चलता है, तो उसको तो बाद में ही पता चलेगा। अभी उसकी कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अभी डेट ऑफ रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुई है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, वो भी टू बी अनाउंस्ड लेटर लिखा है, वो भी आपको बाद में ही पता चलेगा। आगे देखो, इसके बाद अब क्या है कि फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है। जनरल कैंडिडेट को 1000 रुपए देनी है। 3 सब्जेक्ट के लिए ये देना है, सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए देना है और पर सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 ईच पेमेंट करना है। OBC NCL को या EWS को 900 रुपए पेमेंट करना है और पर सब्जेक्ट के लिए रुपए 375 एडिशनल करना है। SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपए पेमेंट करना है और पर सब्जेक्ट रुपए 350 एडिशनल पेमेंट करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सेंटर आउटसाइड इंडिया चाहता है तो उसको टोटल 4500 रुपीज पे करने हैं। इसके बाद पर सब्जेक्ट उसको रुपीज 1800 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अब देखो आगे, ये जो अभी मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने, ये क्या है, ये मेजर चेंजेस हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो 2024 के हिसाब से चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, टोटल जो लैंग्वेजेस रहने वाली, टोटल 37 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें 13 लैंग्वेज रहेंगी, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इतना जानना अभी ये बेसिक चीजें जरूरी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेजर चेंजेस क्या करे गए हैं। देखो ये देखो, आप लोगों के सामने लिखा है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। मतलब आप टोटल मैक्सिमम, मतलब टोटल 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, जबकि 2024 में क्या था, आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते थे। इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी 2025 में आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसमें मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स कट किया जाएगा। जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
और टोटल क्वेश्चन जो आएंगे एक पेपर में वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ये भी देखो एक चेंजेस है। प्रीवियस ईयर क्या था 2024 में कि आपको ऑप्शन मिलता था लाइक कि 50 क्वेश्चंस हैं तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं या 45 अटेम्प्ट करने, जो भी अपडेट रहता था उस तरीके से। बट इस साल क्या है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन भी इसीलिए चेंज कर दिया गया है, मतलब ईच टेस्ट पेपर, हर टेस्ट पेपर के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये हो गया आप लोगों का टाइमलाइन और जो मेजर चेंजेस थे वो। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपना सब्जेक्ट मतलब चूज करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाउ टू चूज सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट कैन बी ऑप्टेड। अब देखो यहां से वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चलने वाली हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट कैन बी ऑप्टेड, टोटल 5 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो 2025 में। 5 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट कर पाओगे। अब आता है जो मेन चीज है वो, देखो आपको एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है, एक तो आप लैंग्वेज ले लीजिए, एक जनरल एप्टीट्यूड हो गया, एक यहां आ गया, तो अब डोमेन में आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट बचे। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आप जो 13 लैंग्वेज हैं उन 13 लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बट जनरली क्या करना आप लोग, +2 में आपके पास जो लैंग्वेज थी वही ले लेना। जनरली क्या होता है, +2 में बच्चों के पास इंग्लिश होती है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अदर लैंग्वेज के लिए जा सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप दूसरी लैंग्वेज के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। बट अगर आपके +2 में जो लैंग्वेज है वो प्रेफर करोगे तो होप ये है कि आपकी कमांड उस पर अच्छी होगी। जनरल टेस्ट जो होगा वो तो सबके लिए कॉमन हो गया। अब देखो ये पार्ट 2 आता है डोमेन वाला। सपोज आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक, अब आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, तो आप क्या करोगे, PCM ले लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 3 सब्जेक्ट हो गए आपके। अब ये 3 सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होते हैं, कोई मान लो आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले ए कॉलेज को खोलो, फिर ए कॉलेज में ये देखो कि ए कॉलेज क्या क्या डिमांड कर रहा है। डिमांड इसकी क्या है, डिमांड का मतलब ये PCM मांग रहा है या ओनली फिजिक्स प्लस मैथ प्लस लैंग्वेज और प्लस जनरल एप्टीट्यूड मांग रहा है, क्योंकि हर कॉलेज अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी डिसाइड करके बैठा है। इसीलिए टोटल तो 5 आपको एग्जाम देने हैं, लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है और फिर उस कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी डिसाइड करना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो इंजीनियरिंग तो आपका कोर्स डिसाइड हो गया। अब आप कॉलेज देख लो कि CUET के अंडर कौन कौन से कॉलेज हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करते हैं। फिर उन कॉलेजेस को आप जाके चेक कर लो कि वो क्या क्या डिमांड करते हैं, क्या उनके वो तीनों, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, या ओनली फिजिक्स मैथ प्लस लैंग्वेज प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने कॉलेज को टारगेट कर पाओगे और चीजों को फोकस भी कर पाओगे। तो ये पूरा का पूरा था इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेता हूं मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या है। उनके लिए भी यही है, सबसे पहले आप क्या करो, अपना कोर्स डिसाइड करो कि आपको कोर्स क्या करना है। जैसे मान लो, अब मैं बता देता हूं कि आपको BSc करनी है या फिर आप B फार्मा करना चाह रहे हो, ठीक है, B फार्मा करना चाह रहे हो, तो BSc आपको किस यूनिवर्सिटी से करनी है, आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करो। सेम B फार्मा आपको यूनिवर्सिटी किससे करना है, और आप अपना कॉलेज वगैरह देखो कि उस यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज कौन से हैं वो देख लीजिए। इसके बाद सेम आपको इसमें ये करना है कि अगर आप कॉमर्स की साइड जा रहे हो, कॉमर्स, तो आप कॉमर्स वाले सब्जेक्ट ले लो। डोमेन में 3 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने हैं। अब आप अपना कॉमर्स डिसाइड कर लो, केमिस्ट्री ले लो, या थर्ड सब्जेक्ट कोई भी IT फाइटी जो कुछ भी लेना है वो आप ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब मेरा ये कहने का कि जो आपने +2 में पढ़ रखा है, 10+2 में, वही सब्जेक्ट आप प्रेफर करो, तो उनमें आपकी कमांड है, वो आप पढ़ चुके हो +2 में, तो आपको 2 महीने का जो टाइम मिल रहा है उस पर आप अच्छे से फोकस कर पाओगे और अच्छे से अपना आउटपुट दे पाओगे। थोड़ी सी बात मैं स्पेसिफिक B फार्मा की कर लेता हूं, क्योंकि बच्चे B फार्मा AKTU से बहुत करते हैं। देखो B फार्मा जैसे आप करना चाह रहे हो और AKTU से करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे
तो फॉर्म फिलिंग के टाइम आप जितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे आप उन्हीं यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा पाओगे। सेम गोज विथ आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाह रहे बच्चे उनके लिए भी, कि आपने जो जो यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप सिलेक्ट करोगे उन्हीं यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करा पाओगे, नहीं तो फिर बाद में आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, वो यूनिवर्सिटीज आपको इनेबल नहीं दिखाएंगी आपके काउंसलिंग पोर्टल पे। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। ये था पूरा इंजीनियरिंग और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।